शुरुआत में ये पूरी तरह से एक डरावनी भूतिया कहानी जैसी लगती है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, ये एक ऐसे खौफनाक और असल जिंदगी के अपराध को उजागर करेगी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ज़रा इस माहौल की कल्पना कीजिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल है और उसके ठीक बाहर एक बहुत बड़ा घना पीपल का पेड़ है। इस पेड़ को लेकर आसपास के गांव में बड़ी खौफनाक अफवाहें फैली हुई हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ पर भटकती आत्माओं का डेरा है जो अगली सुबह अपने शिकार का खून इसी पेड़ के नीचे छोड़ देती हैं। ऐसी बातें किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं, है ना? तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से यानी इस रहस्यमयी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो होनहार छात्र हैं जो गरीब किसान परिवारों से आकर एक बेहतर भविष्य की बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर शहर पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ उनकी इस नई जिंदगी पर मंडराता हुआ ये मनहूस भूतिया पीपल का पेड़ है जो उनके सुनहरे सपनों पर एक काले साए की तरह खड़ा दिखाई देता है। अब देखिए, सतह के नीचे कुछ बहुत भयानक चल रहा है। नीरज नाम के इस छात्र की हालत पर ध्यान देते हैं। उसके सिर पर पट्टी बंदी है, उसका फोन हमेशा म्यूट रहता है और एक छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज से भी वो बुरी तरह घबरा उठता है। वो बस लगातार खिड़की के बाहर उस अंधेरे पीपल के पेड़ को घूरता रहता है। उसका ये अजीब और डरा हुआ बर्ताव साफ इशारा करता है कि कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। और यहीं से हमारे विश्लेषण का अगला हिस्सा शुरू होता है, अमावस की वो डरावनी रात। इस रात माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और हॉस्टल के कमरे की खिड़की एक जोरदार झटके के साथ अचानक खुल जाती है। अंकित, जो इस घटना का मुख्य गवाह है, वो खिड़की से बाहर उस तूफान में देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका रूममेट नीरज अपने बिस्तर से गायब है और बाहर उस पेड़ के पास एक धुंधला सा साया दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी रात गए उस डरावने पीपल के पेड़ के नीचे कौन खड़ा था? उस तूफानी रात के अंधेरे में आखिर क्या छिपा हो सकता है? जब अंकित घबराकर नीचे भागता है तो वो एक ऐसी चीज देखता है जो उसे सुन्न कर देती है। उसका दोस्त नीरज एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक पूजा में उलझा हुआ है। नीरज एक सफेद घेरे के अंदर बैठा है, पास में एक छोटी सी आग जल रही है और वो लगातार मंत्र पढ़ रहा है, मेरे पास आओ बुरी आत्माओं। ये पूरा दृश्य बिल्कुल किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था। और यहाँ धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं। अंधेरे में से कुछ बेहद भयानक आकृतियां बाहर निकलती हैं। वो पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटी हुई हैं, उनके मुंह से खून टपक रहा है और उनके हाथों में कच्चा मांस है। ये इस पूरी भूतिया घटना का सबसे डरावना चरम है जो एक पल के लिए सांसें रोक देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए वापस हॉस्टल के कमरे में चलते हैं और इस तीसरे हिस्से में जानते हैं हॉस्टल के कमरे का असली सच। नीरज, मैं जिंदा नहीं हूं, मेरी मौत पिछले साल ही हो गई थी। एक ही पल में यह खुलासा सब कुछ बदल देता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अब तक के सारे अंदाजों और इस भूतिया कहानी की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है। इसका मतलब ये है कि अंकित, वही होनहार छात्र जो इन सब घटनाओं को देख रहा था और हमें बता रहा था, वो असल में खुद एक भटकती हुई आत्मा है। वो कोई और नहीं बल्कि एक भूत है जो सिर्फ और सिर्फ अपने नए दोस्त नीरज को उसी खौफनाक अंजाम से बचाने की कोशिश कर रहा है जिसका वो खुद शिकार हुआ था। अब जब सुपरनैचुरल बातें हट चुकी हैं तो आइए चौथे हिस्से में उन असली राक्षसों को देखते हैं जो थे सीनियर्स और उनका क्रूर खेल। यहाँ विपिन और हरीश नाम के सीनियर्स द्वारा रची गई क्रूर मानसिक प्रताड़ना का पूरा जाल साफ दिखाई देता है। उनका तरीका सच में बहुत ही शातिर था। पहले वो नए छात्रों को डरा धमकाकर उस पेड़ के पास आत्माओं को बुलाने के लिए मजबूर करते हैं, फिर खुद खूनी और डरावने कपड़े पहनकर उन पर अचानक हमला करते हैं और आखिर में मोबाइल पर उनके डरे हुए चेहरों का वीडियो बना लेते हैं। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं होती। नए और मासूम छात्रों पर इस रैगिंग का बहुत ही गहरा भावनात्मक और शारीरिक असर पड़ता है। ये सीनियर्स उस शर्मनाक वीडियो को लीक करने की धमकी देते, जूनियर से जबरदस्ती सिगरेट और शराब मंगवाते, अपने कपड़े धुलवाते और पूरे कैंपस में उनकी इज्जत तार तार करने का डर दिखाते। ये एक बेहद जहरीली और शर्मनाक व्यवस्था है जिसका शिकार न जाने कितने मासूम छात्र बनते हैं। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। एक मासूम सी लगने वाली कॉलेज की परंपरा ने कैसे एक जान ले ली, इसका सच बेहद खौफनाक है। रात में वो जबरदस्त तांत्रिक पूजा, आधी रात को खौफनाक कपड़ों में उनका डराना,
फिर रात 1 बजे डर के मारे अंकित को दिल का दौरा पड़ना, और फिर सुबह होते होते अपने इस जुर्म को छिपाने के लिए अंकित की लाश को शहर के बाहर फेंककर उसे आत्महत्या का रूप दे देना। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये सरासर एक कत्ल था। तो आखिर ये जुल्म का चक्कर टूटा कैसे? चलिए आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस आत्मा को इंसाफ मिलता है। अंकित की आत्मा जिंदा लोगों को डराने या परेशान करने के लिए नहीं भटक रही थी। उसका मकसद बहुत बड़ा था। वो इसलिए रुका हुआ था ताकि कॉलेज कैंपस से इस रैगिंग नाम की भयानक बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकें और आने वाली पीढ़ियों को इस घुटते हुए दर्द से बचा सके। यहाँ पर बेचारे असहाय पीड़ित छात्र एक भ्रष्ट सिस्टम को गिराने वाले साहसी हीरो बन जाते हैं। सच्चाई हाथ में आते ही नीरज और अंकित की आत्मा बिना किसी फालतू अफवाह पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के प्रिंसिपल के घर पहुंच जाते हैं। उनका लक्ष्य साफ था, सारा सच सामने आना चाहिए। और यहीं असल दुनिया का इंसाफ देखने को मिलता है। पुलिस आती है, हथकड़ियां लगती हैं और उन अमीर बिगड़ैल सीनियर्स को कैंपस से घसीटते हुए बाहर निकाला जाता है। आखिरकार उनके काले कारनामे सबके सामने आ ही जाते हैं और उन्हें उनके किए की सख्त सजा मिलती है। एक मासूम सी लगने वाली कैंपस की परंपरा आखिर कब सारी हदें पार करके एक जानलेवा बुरे सपने में बदल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। रैगिंग जैसे अत्याचार के घाव बहुत गहरे होते हैं, जो कहानी खत्म होने के बाद भी एक खौफनाक सच्चाई के रूप में हमारे समाज में मौजूद रहते हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।